वेलकम टू E2E क्लासेस। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल E2E क्लासेस में। तो जैसे कि आप सभी को मालूम ही है कि डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट 1 जिसके अंतर्गत एसिम्प्टोट्स का वीडियो लेक्चर सीरीज हम लोग चला रहे हैं, और आपको बता दूं कि इससे पहले 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुका है और आज जो है कि लेक्चर नंबर 4 होने जा रहा है। और लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये भी मैं बताना चाहूँगा कि डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट 1 का एक प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बना के रखा है, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मैं पूरा पढ़ाया हुआ हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का लिंक मिल जाएगा। उस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वीडियो लेक्चर्स का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। साथ ही लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 3 एसिम्प्टोट्स का, उसका भी लिंक आपको प्लेलिस्ट के अंतर्गत मिल जाएगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि लेक्चर 1 देखे हैं, 2 देखे हैं, बट किसी भी कारणवश से लेक्चर 3 नहीं देख पाए हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा, यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पर आई टैब आ रहा है, जहाँ पर जाकर के आप इसको टैप करके आप लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं। और फिर आप आज का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए आज का स्टार्ट किया जाए लेक्चर। तो जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, या फिर आप कह सकते हो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, मैं हमेशा, मेरा एक यूनिक तरीका है पढ़ाने का, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा कि मैं सबसे पहले टुडेज टारगेट के बारे में डील करता हूँ। मैं क्या आज पढ़ाने जा रहा हूँ उसके बारे में बहुत अच्छे से डील करता हूँ, फिर जाकर के मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ या लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है बच्चों। और एक बात, आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके ही मोबाइल में आए और आप हमारे नए नए वीडियोस को तुरंत से तुरंत देख पाए। यहां आप देख सकते हैं टुडेज टारगेट में मैं क्या आज पढ़ाऊंगा उसके बारे में डील किया हूं। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एसिम्प्टोट्स रिलेटेड टू बिलो फार्मूला। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, c² 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 3 c बाई 1 फैक्टोरियल 5 1 डैश, मतलब एक बार डैश m, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर 5 m इक्वल टू 0। ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि आज का एसिम्प्टोट से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को बनाने के लिए, c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। आज कुछ नया टॉपिक बताएंगे, नया आप कह सकते हो टाइप बताएंगे एसिम्प्टोट्स का। यूजिंग द अबव फार्मूला वी फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ये ऊपर वाले फार्मूला, ये जो आप देख रहे हैं ये फार्मूला, इस फार्मूला की मदद से हम लोग जो है कि c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। व्हेन द वैल्यू ऑफ m इज रिपीटेड एंड सेम। जब m का वैल्यू रिपीटेड हो जाए, रिपीटिंग हो जाए और सेम हो जाए, मतलब m का वैल्यू अगर ऐसा आ जाए 1 1, 2 बार 1 आया, 2 बार रिपीट किया, तो m का वैल्यू अगर 2 बार रिपीट कर जाए और सेम वैल्यू ही रिपीट कर जाए 1 1, तो उस केस में c² 2 फैक्टोरियल ये पूरा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। मान के चलिए m का वैल्यू 3 बार रिपीट कर जाए 1 1 1, तो उस केस में c³ 3 फैक्टोरियल यहाँ पर हो जाएगा 5 4 ट्रिपल डैश m, फिर c² 2 फैक्टोरियल 5 3 डबल डैश m। फिर इस प्रकार से उसके लिए अलग फार्मूला होगा। तो खैर वो वाला वैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता नहीं है, तो उसको हम लोग डील नहीं करने वाले हैं। जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं। ओके। तो और एक बात, ये जो c निकालने का एक और फॉर्मूला था, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बताया था आप लोगों को कि c निकालना हो तो इस प्रकार का फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव ऑफ 5n - 1 m 5n डैश m। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल तब किया जाता है जब m का डिस्टिंक्ट वैल्यू आए, जैसे m का वैल्यू 1 आ जाए और m का वैल्यू -1 आ जाए, तो उस केस में हम लोग डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ m के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा करके c का वैल्यू निकाल लेते हैं। डिस्टिंक्ट वैल्यू होना चाहिए। और अगर रिपीटेड हो जाए तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देख, क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, अभी आपको उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ
फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द गिवन कर्व। ये आपको गिवन कर्व दिखाया गया है और आपने इससे पहले भी बहुत सारे कर्व्स का एसिम्पटोट्स निकाला होगा प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अकॉर्डिंग, बट आज कुछ नया टॉपिक को यहाँ पर छिड़े हुए हैं। इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे कि अगर ऐसा इक्वेशन ऑफ कर्व दिया जाए तो इसका हम लोग एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि जब आप इस इक्वेशन ऑफ कर्व को सॉल्व कीजिएगा तो m का रिपीटेटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन और लिखेंगे गिवन डेट, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। क्या दिया हुआ बच्चों, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा देखिए, ये क्वेश्चन आपने लिख लिया गिवन कर्व के लिए। अब आप लोग सबसे पहले क्या निकालते थे, याद है आप लोगों को, रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स, उसके बाद ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। तो चलिए हम लोग रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स निकालेंगे और रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स में भी दो प्रकार के एसिम्पटोट्स हुआ करते हैं। पहला तो y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स हुआ करता है, ये एसिम्पटोट्स y एक्सिस के पैरेलल, और दूसरा क्या है भाई, दूसरा x एक्सिस के पैरेलल हुआ करता है। ये x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स है, ये y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स है। क्लियर है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर ए में, पॉइंट नंबर 1 का ए में रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स किसे कहते हैं, y एक्सिस के पैरेलल x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स को रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स कहा जाता है। तो रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पैरेलल टू, है ना, या फिर आप इसको थोड़ा डिटेल में ही लिख लीजिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। लिखिए पैरेलल, पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस एसिम्पटोट्स, है ना, पैरेलल टू x एक्सिस एसिम्पटोट्स। x एक्सिस के पैरेलल वाला एसिम्पटोट्स यहां पर हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए कुछ और भी फॉर्मूलेज होते हैं जिसको यहां पर इस्तेमाल करने वाले हम लोग। आइए तो हम लोग यहां पर समझेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्या चाहिए हम लोग, पैरेलल टू x एक्सिस एसिम्पटोट्स। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल्स टू 0। समझिए बात को, क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0। x का हाईएस्ट पावर क्या है भाई, x क्यूब है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो x का कोफिशिएंट x का हाईएस्ट पावर क्या है 3, उसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 इक्वल टू 0, मतलब x के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट करना है, तो 1 इक्वल टू 0 आया, जो कि संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। देयरफॉर पैरेलल टू x एक्सिस एसिम्पटोट्स इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट एग्जिस्ट लिखिए या इज नॉट पॉसिबल लिखिए, इज नॉट पॉसिबल, है ना। मतलब हमने जब 1 को 0 से इक्वेट किया तो 1 0 के बराबर नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर पैरेलल टू x एक्सिस एसिम्पटोट्स इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद हम लोग आगे का निकालेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर तो अटेगा नहीं, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। हम लोग रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स के अंतर्गत पैरेलल टू x एक्सिस एसिम्पटोट्स को देखा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम लोग करेंगे क्या, पैरेलल टू y एक्सिस एसिम्पटोट्स, बी पॉइंट, ठीक है ना, पैरेलल टू y एक्सिस एसिम्पटोट्स।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला, पैरेलल टू y एक्सिस एसिम्पटोट्स चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट पावर ऑफ y देखिए तो क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ y क्यूब है यानी 3 है, उसका कोएफिशिएंट क्या है, -1 है। तो -1 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, यानी कि -1 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल है ना। देयरफॉर पैरेलल टू y एक्सिस asymptotes is not possible। इसी वजह से y एक्सिस के पैरेलल यानी पैरेलल टू y एक्सिस एसिम्पटोट्स पॉसिबल नहीं होगा या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ना तो x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट किया, ना तो y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट किया, तो लिखेंगे हेंस रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स डज नॉट एग्जिस्ट। रेक्टेंगुलर asymptotes doesn't exist। रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स तब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो देयरफॉर या फिर हेंस रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहां तक हम लोग समझे कि ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ऑब्लिक एसिम्पटोट्स के लिए करेंगे काम। क्या करेंगे, फॉर ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, है ना। यहां पर लिखेंगे फॉर, ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट था आपका रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स, दूसरा पॉइंट ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। फॉर ऑब्लिक एसिम्पटोट्स पुटिंग x बराबर 1 एंड y बराबर m इन थर्ड कॉमा सेकेंड एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, आप समझेगा। मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि अब ऑब्लिक एसिम्पटोट्स आपको चाहिए। ऑब्लिक एसिम्पटोट्स वैसे एसिम्पटोट्स को कहते हैं जो तो ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और ना तो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। वैसे एसिम्पटोट्स को ऑब्लिक एसिम्पटोट्स कहा जाता है बच्चों। और ऑब्लिक एसिम्पटोट्स निकालने के लिए हम x का मान 1 पुट करेंगे और y का मान m पुट करेंगे इन थर्ड डिग्री इक्वेशन में, इन सेकेंड डिग्री इक्वेशन में एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन में रिस्पेक्टिवली, बारी बारी से या फिर क्रमागत या फिर कर्मानुसार। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, कर्मानुसार या फिर कर्मागत, एक के बाद एक। तो या फिर आप 1 by 1 भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग phi 3m निकालेंगे। थर्ड डिग्री वाला इक्वेशन में हम लोग x का मान 1 पुट करेंगे और y का मान m पुट करेंगे। तो पहले पूरा इक्वेशन को लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, पूरा गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व को पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। फिर 2xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस y माइनस 3x
प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये हम लोग का है इक्वेशन। एक बार फिर से अगर मैच कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई क्यूब प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर, माइनस वाई क्यूब प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर, माइनस 3x प्लस वाई, माइनस 3x प्लस वाई। ठीक है, हमने क्रॉस चेक कर लिया, आप लोग भी चेक कर लेना। अब 5-3m में क्या चाहिए हम लोग को, हाईएस्ट डिग्री टर्म जिसमें ओनली थर्ड डिग्री इक्वेशन हो। ये थर्ड डिग्री इक्वेशन है, ये भी थर्ड है, 2 और 1 3, 2 और मिलकर 1 3, समझ पा रहे ना, ये भी 3, ये भी 3, हाँ तो 3 3 जिसमें है, जिसका पावर 3 है उसी को यहाँ पर सम्मिलित करेंगे, इंक्लूड करेंगे। x का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, तो 1 का क्यूब, मैंने बोला x का वैल्यू 1 पुट कीजिए, फिर x का वैल्यू यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, y का वैल्यू क्या हो जाएगा m हो जाएगा, फिर बीच में माइनस x का वैल्यू 1, y का वैल्यू क्या हो जाएगा m स्क्वायर, y का वैल्यू क्या हो जाएगा m स्क्वायर, x का वैल्यू 1 इंटू m स्क्वायर माइनस m क्यूब, माइनस का m क्यूब, y का वैल्यू m क्यूब, इधर कुछ नहीं। तो इस प्रकार से हम लोगों का आ गया है 5-3m 1 प्लस m माइनस m स्क्वायर माइनस m क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का आया हुआ है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को m से मल्टीप्लाई कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m रहेगा, 1 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर ही होगा माइनस m क्यूब। ठीक है, अब एंड सेकेंड डिग्री पर बात करेंगे 5-2m बोले तो देखिए यहाँ पर सेकेंड डिग्री है, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू m, तो 2 x का वैल्यू 1 y का वैल्यू m है ना, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू m, फिर 2m स्क्वायर प्लस 2 y का वैल्यू m यानी कि m स्क्वायर 2m स्क्वायर, फिर यहाँ पर 3x प्लस y, ये फर्स्ट डिग्री है, ये भी फर्स्ट डिग्री है ना, 1 फर्स्ट डिग्री है, क्लियर है। तो ये कुल मिला के आपका हो गया क्या रिजल्ट, 2 गुने 1 यानी कि 2 ही होगा, 2m प्लस 2m स्क्वायर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे एंड 5-1m पर बात करेंगे, 5-1m पर पहला डिग्री इक्वेशन पर बात करेंगे। तो x का वैल्यू 1 यानी कि माइनस 3, x का वैल्यू 1 अब प्लस y का वैल्यू m, y का वैल्यू क्या है m, तो ये कुल मिला के क्या हो गया -3 प्लस का m। ठीक है, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू m, यहाँ तक हो गया। पहले आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे का करेंगे। चलिए, अभी तक मुझे आशा है कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो आइए आगे का बढ़ते हैं, आगे का काम करेंगे। अब 5-1m निकाल चुके हैं, मतलब फर्स्ट डिग्री इक्वेशन में का भी काम हो चुका है, सेकंड डिग्री इक्वेशन का भी काम हो चुका है, थर्ड डिग्री इक्वेशन का भी काम हो चुका है। तब ये जो रफ वर्क यहाँ पर किए हुए हैं इसको हम लोग इरेज कर देते हैं सबसे पहले। तो अब इसका हम लोग काम नहीं, पहले इसको इरेज करके आगे बढ़ेंगे, फिर मूव करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे का। अभी यहाँ तक हो चुका है, अब यहाँ पर एक लकीर दे दीजिए, आप इसको वाइट से ही कर दीजिए, ज़्यादा ही बेस्ट रहेगा। हाँ ठीक है, अब जरा बात को मेरा समझिएगा। आइए हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग m का वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि एसिम्पटोट्स का माने क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c। तो m का वैल्यू चाहिए और c का वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमको m चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ m, ठीक है ना, वी पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे जो हाईएस्ट डिग्री होगा, जैसे मान लीजिए 5-4m होगा तो उसको 0 पुट करेंगे। चूंकि हम लोग 5-3m ही हाईएस्ट है तो इसीलिए उसको हम लोग 0 पुट करेंगे। तो 5-3m बराबर 0 पुट करेंगे, देयरफॉर 5-3m बराबर 0 पुट किए। अब 5-3m क्या है हमारा, 1 है प्लस m है, यहाँ से देखिए, फिर माइनस m स्क्वायर है, फिर माइनस m क्यूब है, इक्वल टू 0। फिर से एक बार समझिए, 5-3m क्या है, 1 प्लस m माइनस m स्क्वायर माइनस m क्यूब। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे समझिएगा मेरी बात को। हाईएस्ट जो पावर है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ m
क्या है 3 है, तो उसका जो भी कोफिशिएंट होगा उसको फ्री फ्रॉम नेगेटिव करेंगे, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ जो 3 होगा उसका जो भी कोफिशिएंट होगा उसको फ्री फ्रॉम नेगेटिव करेंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव वाले को कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो m क्यूब, ये प्लस m स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस m और ये -1 इक्वल टू 0। कुल मिला करके माइनस m क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस m और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो माइनस में था वो प्लस में, जो माइनस में था वो प्लस में, जो प्लस में था वो माइनस में, जो प्लस में था वो माइनस में। अब माइनस इनटू में है, जीरो के इस तरफ ले आएंगे तो 0 डिवाइडेड बाई -1, 0 डिवाइडेड बाई -1 0 ही होता है, तो वो खत्म हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई डेट m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस का m माइनस का 1 इक्वल टू 0। 0 बाई ये क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो -1 ही है ना, माइनस कॉमन लिए तो -1 ही है, तो -1 को 0 के नीचे लेके जाएंगे तो 0 डिवाइडेड बाई -1 0 डिवाइडेड बाई -1 0 ही होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये आया। अब यहाँ पर m स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा m प्लस 1। ठीक है, अब इसी m प्लस 1 को इधर लिख देते थे, m प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए माइनस m है तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर -1 कर लेते हैं। तो m स्क्वायर इंटू एम, m क्यूब, m स्क्वायर इंटू 1 m स्क्वायर, -1 इंटू m माइनस m माइनस 1 इंटू प्लस 1 -1। तो इस प्रकार से आप लोग का यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग m प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे। m प्लस 1 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो बचेगा m स्क्वायर और -1 इक्वल टू 0। फिर क्या आपका हो जाएगा m प्लस 1, ठीक है, और ये आपका हुआ m स्क्वायर -1 इक्वल टू का 0। ठीक है, इसी चीज को नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे, m प्लस 1 m स्क्वायर -1। ठीक है ना, आइए क्या m प्लस 1, देयरफॉर m प्लस 1 एंड m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। देखिए जरा, m प्लस 1 m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर m प्लस 1 इक्वल टू 0 या फिर m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाई डेट m इक्वल टू -1 या फिर m स्क्वायर इक्वल टू +1। तो m बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर +1, ठीक है ना, और रूट अंडर +1 का मतलब होता है +-1। क्या होता है, +-1। तो देयरफॉर हम लोग को मिला क्या, m इक्वल टू, यहाँ पर एक ठो -1 है, यहाँ पर एक -1 है, तो -1 दो बार आया, -1 दो बार आया, -1, -1 और एक बार +1 आया, -1 दो बार आया, -1, फिर यहाँ पर भी -1, -1, और एक +1 इसी का में है ना, इसी का में है। कोई अगर लिख दिया जाए, कोई अगर लिखे +-1, इसका मतलब होता है एक बार +1 एक बार -1। तो कुल मिला के यहाँ से एक -1 आया, यहाँ से एक -1 आया, ठीक है, और एक +1 यहाँ से आया। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुँचे उस चीज़ को जरा ध्यान दीजिएगा। m का 2 वैल्यू रिपीटेटिव आया है, चलिए उसको हम लोग व्हाइट पेन से लिख देते हैं। एक -1 एक बार आया, फिर एक बार आया -1, देखिए 2 बार आया ना, रिपीट किया है ना। m का -1 जो वैल्यू है वो 2 बार रिपीट किया है, और एक ठो जो है कि +1 आया। तो जो रिपीटेटिव वैल्यू है, जो रिपीटेटिव एंड सेम वैल्यू है, उसके लिए हम लोग जो c निकालेंगे उसका एक अलग फॉर्मूला होगा, उसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन m का जो डिस्टिंक्ट वैल्यू आया है वो एक सिर्फ +1 है, उसके लिए अलग फॉर्मूला आएगा, तो उसको भी चलिए लिख लेते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c के वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, c इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2m डिवाइडेड बाई 5-3m, ये करेंगे, ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आइए इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर c इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, अब 5-2m क्या है और 5-3m क्या है, उसके लिए हम लोग एकदम फर्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा।
देखिए ये फर्स्ट स्लाइड में नहीं, यहीं पर काम हो जाएगा। फाइव थ्री एम क्या है, 1 प्लस एम माइनस एम स्क्वायर। फाइव थ्री एम क्या है, 1 प्लस एम, 1 प्लस एम, फाइव थ्री एम है 1 प्लस एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब। ठीक है, क्या है, फाइव थ्री एम क्या है, 1 प्लस एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब। ठीक है, और फाइव टू एम क्या है, 2m प्लस 2m स्क्वायर। फाइव टू एम आपका है 2m प्लस 2m स्क्वायर। ठीक है, और इधर 1 प्लस एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब, 1 प्लस एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब। ठीक है, देखिए हम आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे कि हम हर एक बार जो भी क्वेश्चन को पीछे से आगे उतारते हैं उसको हम बार बार रीचेक कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि मैथ्स को अगर आप कंसंट्रेट माइंड से नहीं बनाओगे और क्वेश्चन को ही आप गलत उतार लोगे तो आंसर तो आपको कभी नहीं आएगा सही। तो इसीलिए चेक करना जरूरी है बाबू, यही काम आपको एग्जाम में भी करना है। आप कितना भी बहुत विद्यमान हो, आपको अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, उसके बावजूद भी रीचेक इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए स्टूडेंट फॉर और एनी, है ना, या फिर किसी के लिए भी, कोई भी अगर मैथ्स बनाना चाहता है तो उसके लिए रीचेक जरूरी है। फाइव थ्री एम आपका निकल गया, फाइव टू एम आपका निकल गया, जो भी था। अब आपको क्या चाहिए नीचे में, देखिए फाइव थ्री डैश एम, मतलब कि इसको एक बार डिफरेंशिएशन चाहिए। फाइव थ्री डैश एम कहने का मतलब, तो फाइव थ्री एम है, 1 का 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन एम का 1 हो जाएगा, क्योंकि एम के रिस्पेक्ट में ही करना है, एम का 1 हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर का 2m हो जाएगा, और माइनस एम क्यू का 3m स्क्वायर हो जाएगा। समझ पाए, 3m स्क्वायर। देखिए 1 का 0, m का क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू m 1, माइनस एम स्क्वायर का 2m, और यहाँ पर देखिए क्या है 3, यहाँ पर m क्यूब है, यहाँ पर m क्यूब है तो 3m स्क्वायर हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, 3m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर का 2m। इस प्रकार से 5 3 डैश m आ चुका है। तो 5 3 डैश m को लिख देंगे यहाँ पर 1 माइनस 2m, 1 माइनस 2m माइनस 3m स्क्वायर, है ना, माइनस 3m स्क्वायर, है ना। फिर से वो समझिएगा, 1 माइनस 2m माइनस 3m स्क्वायर। अब 5 2m क्या है, 5 2m क्या है जरा देखिए तो, 5 2m क्या है, 2m प्लस 2m स्क्वायर, ऊपर में लिखेंगे 2m प्लस 2m स्क्वायर, 2m प्लस 2m स्क्वायर लिख लिए। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग रिपीटेटिव वैल्यू के लिए ना काम कर रहे हैं, सॉरी रिपीटेटिव वैल्यू के लिए अभी नहीं काम कर रहे हैं, अभी डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं, +1 के लिए काम कर रहे हैं। तो लिखेंगे व्हेन m इक्वल्स टू +1, m का वैल्यू जब +1 रहेगा तब क्या होगा, c बराबर -2 इंटू एम का वैल्यू +1, फिर +2 इंटू एम का वैल्यू +1, नीचे में 1 माइनस 2 इंटू एम का वैल्यू +1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है आपको। फिर से वो समझिएगा, m का वैल्यू +1, 2 इंटू एम का वैल्यू +1 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 इंटू एम का वैल्यू +1, 3 इंटू 1 का एम का वैल्यू +1 का स्क्वायर। तो c इक्वल्स टू आपका हो गया नेगेटिव ऑफ 2 गुने 1 2 प्लस 2 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 2 यानी कि 2, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 3, है ना, 3 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 1, है ना, 2 इंटू 1 2। वे सिंपल कैलकुलेशन है, 2 2 4 ऊपर में हो गया, नीचे में क्या हो गया 1 माइनस 3 2 5 माइनस 5। तो इस प्रकार से c का वैल्यू आपका क्या आ गया -4 ऊपर, और 5 में से 1 गया तो -4, तो c का वैल्यू आपका क्या हो गया, देखिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 कट के 1 हो जाएगा, तो c का वैल्यू 1 आपका आ गया। एंड m का वैल्यू क्या आया है, m का वैल्यू क्या लिए थे, +1 लिए थे, तो m का वैल्यू +1 और c का वैल्यू, m का वैल्यू +1 और c का वैल्यू +1 आया है। तो इसके लिए एक एसिम्पटोट्स तो निकलेगा ना, तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर asymptote when m equals to +1 and
c इक्वल्स टू +1, देन y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है ना, हाँ, तो m का वैल्यू आप लिखिएगा +1 इंटू एक्स और c का वैल्यू भी +1, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x + 1, तो y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, ये पहला एसिम्पटोट्स हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिएगा, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, पहला एसिम्पटोट्स निकल चुका है। अब दूसरा एसिम्पटोट्स निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ पर क्या था, नाउ हम लोग के पास अभी क्या है, बात को समझिएगा। हम लोग को अब m का वैल्यू -1 और -1 दो बार रिपीट किया है, तो m का वैल्यू -1 के लिए और -1 के लिए c का तो वैल्यू चाहिए ना, तो मतलब m के रिपीटेटिव वैल्यू के लिए c का वैल्यू जब निकाल लेंगे तब तो हम लोग को क्या मिलेगा, अलग एसिम्पटोट्स मिलेगा, नया एसिम्पटोट्स मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि रिपीटेटिव वैल्यू के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग। अच्छा एक और बात, आप लोग कहिएगा कि सर यही वाला फॉर्मूला लगा करके कर दीजिए ना, यही वाला फॉर्मूला लगा करके कर दीजिए, m का वैल्यू -1 के लिए भी यही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हम बोलेंगे कि बाबू दिक्कत हो जाएगा, देखो कैसे, c बराबर -2 इंटू एम का वैल्यू -1 और +2 का -1, जहाँ जहाँ m था वहाँ पर -1 रख दी। देखिए क्या दिक्कत होगा, देखिएगा आप लोग समझिएगा। फिर यहाँ पर फिर क्या 1 -2 इंटू एम का वैल्यू -1 -3 इंटू एम का वैल्यू -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो c इक्वल्स टू आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ पर बताते हैं नीचे में, c इक्वल्स टू आपका हो जाएगा -2 गुने -2, फिर -1 का स्क्वायर यानी कि +1 यानी कि +2, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 + 2 -1 का स्क्वायर +1 -3। तो कुल मिला के आप देखिए क्या यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए -2 + 2 0, 2 और 1 3 +3 और -3 0। तो देखिए 0/0 का फॉर्म आ रहा है ना, 0/0 का फॉर्म आ रहा है, और 0/0 का फॉर्म इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो m का वैल्यू -1 के लिए c का वैल्यू 0/0 आ रहा है, एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है, जिसका कोई औचित्य नहीं निकलता है। तो जब c का वैल्यू 0/0 आ रहा है यानी कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है, तो c के इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के लिए जो एसिम्पटोट्स निकलेगा वो भी तो इनडिटर्मिनेंट हो जाएंगे ना, उसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। इस वजह से हम लोग इस फॉर्मूला से m का वैल्यू रिपीटेटिव वैल्यू के लिए हम लोग c का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। इस वजह से हम लोग जो शुरुआत में फार्मूला लिखे थे उसी फार्मूला का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो इस चीज़ को इरेज कर देते हैं जो व्हाइट से लिखे यहाँ पर। अब आपको पता चल गया होगा कि हम लोग वो वाला फार्मूला आखिर क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे c का वैल्यू क्या आ जा रहा है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जा रहा है, इसी वजह से वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो आइए उस फॉर्मूले को यहाँ पर लिखेंगे। पहले तो लिखेंगे हेयर m इक्वल्स टू -1 एंड -1, डेट इज नहीं लिखेंगे, या फिर ऐसा लिखेंगे विच इज, जो कि विच इज रिपीटिंग एंड सेम, रिपीटिंग भी है और साथ में सेम भी है ना। m का वैल्यू -1 और -1, रिपीटिंग वैल्यू भी है, 2 बार आया है, और सेम भी है, दोनों को दोनों सेम भी है। इसी वजह से देयरफॉर वी अप्लाई another formula to obtain the value of c। तो अब हम लोग इसी वजह से अप्लाई करेंगे, है ना, इसी वजह से हम लोग अप्लाई करेंगे। देयरफॉर वी अप्लाई another formula to obtain the value of c। इसी वजह से हम लोग एक अनदर फार्मूला, अलग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वैल्यू ऑफ c निकालने के लिए। तो वो अनदर फार्मूला क्या है, जरा देखिए यहाँ पर, देखिए हम लोग लिख के रखे हुए हैं, फर्स्ट में ही लिख के रखे हुए हैं। फार्मूला क्या है, एकदम फर्स्ट में जाइए, c² 2 फैक्टोरियल 53 m क्या होगा, c² 2 फैक्टोरियल 53
m, ठीक है, प्लस c बाई 1 फैक्टोरियल फाइ एक बार डैश 2m प्लस यहां पर आपका हो जाएगा फाइ 1m इक्वल टू 0। अब आप लोग क्रॉस चेक करेंगे क्या यही फॉर्मूला है, ठीक है, आइए सी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल फाइ 3 डबल डैश m c बाई 1 फैक्टोरियल फाइ 2 1 डैश मतलब एक बार डैश m फाइ 1m इक्वल टू 0। एकदम सही है, यही फॉर्मूला है जो कि हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल किए हुए हैं। सी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल फाइ 3 डबल डैश m सी फाइ, ठीक है, यही फॉर्मूला आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, अभी हम इसको क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले आप इतना उतार लीजिए, ठीक है। तो हाँ चलिए उतार लिए होंगे, आई होप आप लोग उतार ही लिए होंगे। अब इस चीज़ को हम लोग अलग कलर से लिख देते हैं या फिर हम लोग इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ठीक है, इतना हुआ। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे, पहले तो सी स्क्वायर लिखेंगे अब बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुने 1, तो 2 गुने 1 का मतलब 2 ही होता है। 2 गुने 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है, लिख दिए 2 गुने 1 का मतलब 2 होता है। और फाइ 3m का वैल्यू लिखेंगे और उसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। फाइ 3m का वैल्यू क्या था, देखिए फाइ 3, देखिए एक बात समझिएगा, हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए बच्चों, इस चीज़ को जरा समझिए। हमको चाहिए फाइ 3 डबल डैश m, मतलब फाइ 3 को 2 बार डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर उसका वैल्यू चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक बार डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू आ चुका है। फाइ 3 एक बार डिफ्रेंशिएशन m, फाइ 3 डैश m का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए लिखिए, यहाँ पर पेन चेंज कर लीजिए। फाइ 3 एक बार डैश m का वैल्यू कितना है, एक बार डैश वैल्यू है 1 माइनस 2m माइनस 3m स्क्वायर, है ना। तो इसको एक बार डिफरेंशिएशन और कर दीजिए, फाइ डबल डैश 3m वैल्यू हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा -2, 1 का तो 0 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। 1 का 0 हो जाएगा और 1 का 0 तो लिखेंगे नहीं, -2 है, m का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, -3 है और 2 बाहर आ जाएगा और m के माथे पर 2 में से 1 गया तो 1, तो कुल मिला के -2 और 3 दूनी 6 6m, है ना। क्या हो जाएगा, -2 -6m। फाइ 3 डबल डैश m का वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा -2 -6m। तो लिखेंगे -2 -6m, ये हम लोग लिख लिए। फाइ 3 डबल डैश m का वैल्यू -2 -6m। अब प्लस c 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है। अब फाइ 2 डैश m का वैल्यू लिखेंगे, है ना, फाइ 3 डैश m का वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को तो इरेज कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर बात को समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों। फाइ 2m का वैल्यू कितना है, 2m प्लस, देखिए यहाँ पर फाइ 2m का वैल्यू कितना है, 2m प्लस 2m स्क्वायर। तो फाइ डैश 2m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2m का वैल्यू 1, m को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब m के रिस्पेक्ट में, और 2 है और 2m स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2m हो जाएगा। तो कुल मिला के 2 गुने 1 यानी कि 2 प्लस 2 दूनी 4, 4m, 2 प्लस 4m हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4m अब प्लस, अब फाइ 1m का वैल्यू चाहिए। अब फाइ 1m का वैल्यू यहाँ पर से देखेंगे, फाइ 1m का वैल्यू -3 प्लस m, क्या है, -3 प्लस m। यहाँ पर देखे कि नहीं देखे आप लोग, फाइ 1m का वैल्यू -3 प्लस m, तो यहाँ पर लिखेंगे फाइ 1m का वैल्यू -3 प्लस m इक्वल टू 0। ठीक है, इतना तो क्लियर है आप लोगों को, बताइए। अब आगे की बात करेंगे, आगे की चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर उसको भी ध्यान आप लोगों को देना है। देखिए अब क्या है, सी स्क्वायर बाई 2 आया हुआ है ना। चलिए नहीं तो फिर इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ही लिखते हैं, नेक्स्ट पेज में ही लिखते हैं, ज़्यादा ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ तक जो भी आया हुआ है इसको चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। सी स्क्वायर बाई 2, सी स्क्वायर बाई 2 -2 -6m, ये आ चुका है, -2 -6m, c बाई 1 2 प्लस 4m, c बाई 1 2 प्लस 4m,
+2 + 4m, ठीक है। फिर क्या है, -3 + m, -3 + m = 0, ठीक है। ठीक, तो -3 + m = 0, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिस इम्प्लाइड एट c²/2, यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, -1 -3 2 3 जा 6, है ना। समझिए बात, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो -1, फिर -2 इंटू -3 यानी कि -6m। यहाँ पर आप लिख सकते हो 2c + 4cm, और यहाँ पर आप -3, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, -3 + m = 0, ठीक है। यहाँ पर 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, मर गया, जो कह लीजिए। अब ये c² × -1 यानी कि -c², c², फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -c², या फिर आप इसको ना कीजिए तो बेस्ट रहेगा, थोड़ा सा और शॉर्टकट करेंगे हम लोग। c² -1 -3m, ठीक है, और +2c + 4cm -3 + m = 0। यहाँ तक क्लियर है। और m के हम लोग रिपीटेटिव वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं। m का रिपीटेटिव वैल्यू क्या था, m का रिपीटेटिव वैल्यू क्या था, -1, तो यहाँ पर -1 पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, लेंगे when m = -1, then this implied that c² -1 -3 × m का वैल्यू -1, ठीक है, +2c + 4c m का वैल्यू -1 -3 प्लस m का वैल्यू -1 = 0, ठीक है। इसी को लेके चलना है और आगे को अंजाम देना है काम को। c² -1 और -3 है बच्चों, और -1 है, मिलकर के क्या हो जाएगा, +3, अब +का 2c हो जाएगा, 4c में से मल्टीप्लाई करेंगे -1 को तो -4c हो जाएगा, -3 और -1 = 0। तो कुल मिलाकर के आपका ये रिजल्ट आ रहा है, c², 3 में से 1 गया तो 2, अब +2c -4c और माइनस का 4 = 0, -3 -1 -4, ठीक है। इतना क्लियर है। फिर आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा, आगे समझिएगा। ये आपका हो जा रहा है 2c², फिर क्या हो जा रहा है 2c + 2c, 2c² और प्लस का 2c और माइनस का 4c। तो यहाँ पर एक बात को समझिएगा, एक बात को और समझना आप लोगों को, ठीक है। इसको इरेज करके फिर से हम लिख देते हैं, देखिए समझिएगा। दिस इम्प्लाइड एट 2c² प्लस का 2c माइनस का 4c कितना हो जाएगा, माइनस का 2c हो जाएगा, है ना, और माइनस का 4 = 0, प्लस का 2c² और ये +2c -4c, -4c में से 2c घटाएंगे तो -2c और ये -4 = 0। अब इसको आप एलसीएम लेना पड़ेगा, तो उससे पहले आप 2 कॉमन ले लीजिए। 2 जैसे ही आप कॉमन लीजिएगा, c² -c और -2 = 0, 2c² -2c और 2 × 2 4, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा c² -c -2 = 0। ये होने के बाद आप क्या कर लीजिए, 2 का एलसीएम लीजिए, 2 × 1 = 2 यानी कि c² -2c प्लस c -2 = 0, ठीक है। अब आगे देखिएगा, समझिएगा आगे का बात। देखिए यहाँ पर c² हुआ बच्चों -2c और ये आपका क्या है प्लस c, 2c में से c जाएगा तो -c बचेगा, मतलब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे हैं जस्ट। तो c कॉमन लेंगे तो c -2 और यहाँ पर c -2 लिखेंगे और यहाँ पर प्लस का 1 देंगे = 0 देंगे, तो c + 1 और c + c -2 = 0, ठीक है। 2 वैल्यू आ रहा है, c + 1 और c -2। यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि when m = -1 then c = आपका -1 and +2। अब चेक कीजिए,
सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अच्छा सी इसको लिख लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, सी प्लस वन और सी माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, देन करके लिखते हैं, सी माइनस वन इक्वल टू जीरो या फिर सी माइनस टू इक्वल टू जीरो, यही है ना। अच्छा सी प्लस वन है ना, सी प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा या फिर सी माइनस टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो सी प्लस वन इक्वल टू जीरो या फिर सी माइनस टू इक्वल टू जीरो। एक बार फिर से देख लीजिए, सी माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। आइए आगे देखिए, तो देयरफॉर सी इक्वल्स टू आपका माइनस वन हो जाएगा यहाँ से, या फिर सी इक्वल्स टू प्लस टू हो जाएगा, माइनस टू है तो प्लस टू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि देयरफॉर, यहाँ पर देयरफॉर ना लिख करके नाउ रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स, आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख सकते हो, जब m का माइनस वन वैल्यू था ना, रिपीटेटिव वैल्यू था, 2 बार रिपीट कर रहा था, माइनस वन कॉमा माइनस वन, तो यहाँ पर c का वैल्यू भी 2 ठो आया, माइनस वन और 2, मतलब c m के माइनस वन वैल्यू के लिए। तो लिखेंगे व्हेन m का वैल्यू आपका माइनस वन आया है एंड c का वैल्यू आपका क्या आया, माइनस वन आया है ना। तो देन जो रिक्वायर एसिम्पटोट्स होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, m का वैल्यू लिखेंगे माइनस वन इंटू एक्स अब प्लस और c का वैल्यू लिखेंगे माइनस वन। तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस वन इंटू एक्स यानी कि माइनस एक्स और माइनस वन, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, इस तरफ आ जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, अब प्लस वाई, माइनस वन इधर आ जाएगा तो प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। फिर से एक बार समझिएगा, यहाँ पर माइनस एक्स है तो इधर आ जाएगा प्लस एक्स प्लस वाई, और ये माइनस वन है तो इधर आ जाएगा तो प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये पहला एसिम्पटोट्स हो, ये दूसरा एसिम्पटोट्स हो गया। इससे पहले भी हम लोग जो है कि एक ठो एसिम्पटोट्स निकाल चुके हैं और एक एसिम्पटोट्स निकलेगा, लिखेंगे व्हेन m इक्वल्स टू माइनस वन एंड c इक्वल्स टू क्या आया है, प्लस टू, देन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी था ना, तो y इक्वल टू m का वैल्यू माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स अब प्लस सी का वैल्यू प्लस टू, यानी कि y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू, यानी कि y प्लस एक्स और माइनस टू इक्वल टू जीरो, यानी कि x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। क्या बच्चों, x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर 3। तो हम लोग को अभी तक 3 ठो एसिम्पटोट्स का इक्वेशन मिल चुका है। तो लिखेंगे नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ एसिम्पटोट्स क्या हो जाएगा, पहला लिखेंगे क्या, पहला यहां से देखेंगे y माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, y माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो पहला था। फिर y माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक। फिर दूसरा क्या है, x प्लस वाई, क्या है, x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये दूसरा हो गया। x प्लस वाई क्या जरा देखिएगा, x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन देखिए तो इक्वेशन 3 देखिए तो x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 3 एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ तक तो क्लियर है बच्चों, आप लोगों को बताइए, एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ये हम लोग का 3 इक्वेशंस निकल गया एसिम्पटोट्स का। और आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, समझ आया होगा कि किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। आप देख सकते हो, सबसे पहले तो हम लोगों को करना ये पड़ेगा, गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व लिखना पड़ेगा, फिर रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स में एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला एसिम्पटोट्स निकालना पड़ेगा,
है ना। अगर निकले तो ठीक है, नहीं निकले तो कोई बात नहीं, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल वाला एसिम्पटोट्स निकालना पड़ेगा। निकले तो ठीक है, नहीं निकले तो कोई बात नहीं। और फिर हम लोग ऑब्लिक एसिम्पटोट्स निकालने के लिए x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू m पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में और फर्स्ट इक्वेशन में। इसके बाद ये होने के बाद हम लोग को m का वैल्यू चाहिए होगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मालूम है इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन ही तो है। स्ट्रेट लाइन यानी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि m का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। m का वैल्यू निकालने के लिए हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म होगा, जैसे यहाँ पर थर्ड डिग्री वाला टर्म हाईएस्ट डिग्री है, हो सकता है फोर्थ डिग्री वाला टर्म हो, तो उस केस में फोर्थ डिग्री वाला टर्म को जीरो पुट करेंगे, जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे। यहाँ पर क्या है, थर्ड डिग्री हाईएस्ट है, इसीलिए 5 3m बराबर 0 करें। 5 3m का वैल्यू यहाँ पर पुट किया, इक्वल टू 0 किया, माइनस कॉमन लिया, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ m जो है ना उसका जो कोफिशिएंट है उसको नेगेटिव से फ्री करना पड़ता, नेगेटिव कॉमन लिए, तो m क्यू प्लस एम स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0 आया। इसको फैक्टराइज किए, फैक्टराइज करने के बाद m का यहाँ पर m प्लस 1 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आया। m का वैल्यू -1 आया और m का वैल्यू 2 आया प्लस -1, यानी कि m का 2 वैल्यू -1 रिपीट कर गया और एक तो डिस्टिंक्ट वैल्यू आया +1। तो डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए c का फॉर्मूला ये लगा करके हम लोग निकाल दिए, m का वैल्यू भी +1। तो यहाँ तक तो m का वैल्यू जैसे ही +1 पुट किया तो c का वैल्यू भी +1 आ गया। लेकिन m का जो रिपीटेटिव वैल्यू है उसको हम लोग इस फार्मूला से नहीं निकाल सकते हैं, है ना। इस फार्मूला से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, व्हाइट वाला इरेज कर देते, रफ था ना, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पर आप m का वैल्यू -1 के लिए नहीं निकाल सकते, m का वैल्यू +1 के लिए c का वैल्यू आप +1 निकाल सकते हैं। जैसे फिर हम लोग आगे बढ़े तो रिक्वायर एसिम्पटोट्स जब m का वैल्यू +1 है, c का वैल्यू +1 है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m का वैल्यू +1 और c का वैल्यू +1 रखा, तो y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, पहला एसिम्पटोट्स। फिर हमने m का वैल्यू -1 के लिए चेक करने का कोशिश किया तो 0/0 आ रहा था उसी फार्मूला से, इसलिए हम लोग फिर ये वाला फार्मूला लगाए। m का वैल्यू पहले तो सी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल के वैल्यू 2 लिख दिए, 5 3 डबल डैश m का वैल्यू लिखा, c बाई 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, 5 2 m का वैल्यू लिखा, डैश 5 2 डैश m का वैल्यू लिखा, 5 1 m का वैल्यू लिखा। फिर m का वैल्यू यहाँ पर पुट किया मैंने, देखिए 2 कॉमन पहले लिया और m का वैल्यू पुट किया -1। जैसे -1 पुट किया देखिए तो एक इक्वेशन बन के निकला, एक इक्वेशन बन के निकला। फिर इस इक्वेशन को फैक्टराइज किया, यहाँ से c का 2 वैल्यू निकला, c का जैसे 2 वैल्यू निकला देख सकते हैं, तो m का -1 वैल्यू के लिए c का 2 वैल्यू निकला, यानी कि जब m का वैल्यू -1 है तब भी c का वैल्यू -1 और जब m का वैल्यू -1 है तब भी c का वैल्यू +2। तो कुल मिलाकर के यहाँ से भी 2 एसिम्पटोट्स निकल जाएंगे। m का वैल्यू -1 पुट किया और c का वैल्यू -1 पुट किया तो एक तो इक्वेशन नंबर 2 एसिम्पटोट्स निकला। फिर m का वैल्यू -1 पुट किया, c का वैल्यू +2 पुट किया, क्योंकि m के -1 मान के लिए 2 वैल्यू निकला c का, तो एक -1 के लिए काम कर लिए, एक बार +2 के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर, फिर एक तो यहाँ पर एसिम्पटोट्स निकल गया। तो कुल मिलाकर के हम लोग फाइनली नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स ये लिख लिया। तो ये हुआ, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी बच्चों, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और कुछ होमवर्क्स आप लोग को मैं देना चाह रहा हूँ। हाँ तो देखिए बच्चों, कुछ होमवर्क्स है आप लोग का, आप लोग करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप एकदम, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जो भी मैं पढ़ाया हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। बस आपको पढ़ना है बढ़िया से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे इसको भी नोट करना है। ये देखिए ये 3 क्वेश्चन है, फाइंड द रियल एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व, पहला दूसरा तीसरा, तीनों का रियल एसिम्पटोट्स निकालना है। अगर m का इमेजिनरी वैल्यू आए तो उस m के लिए c को ढूंढना नहीं है फिर, है ना। m का जो भी रियल वैल्यू आए उसी के लिए सिर्फ ढूंढना है, उसी के लिए रियल एसिम्पटोट्स निकालना है। और आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिए हुए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिए हुए, एसिम्पटोट्स का वैल्यूज दे दिए हैं, ठीक है। आंसर दे चुके हैं, अब आप लोग प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो बच्चों ये होमवर्क नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, ये लेक्चर नंबर 4 था डिफरेंशियल कैलकुलस का, जो हम लोग चैप्टर चला रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि यूनिट 1, जिसमें चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है एसिम्पटोट्स। इससे पहले भी कई लेक्चर सक्सेसिव का कंप्लीट हो चुका, पूरा फुल प्लेलिस्ट हो चुका है, और ये आपका लेक्चर नंबर 4 हुआ एसिम्पटोट्स का। एक और लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 5, लास्ट होगा, बस लेक्चर नंबर 5 होगा। लेक्चर नंबर 5 नेक्स्ट क्लास में करेंगे और मुझे आशा है आप लोग वीडियो में बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत समझ में आ रहा होगा, और सही में अगर आप लोग बेनिफिट हो रहा है तो चैनल को एकदम से जल्द जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को तुरंत दबा दीजिए, है ना, ताकि आप लोगों को वीडियो तुरंत मिल जाए,
नोटिफिकेशन आप लोग में ही पहले पॉपअप आए, सोच पा रहे हैं ना, क्योंकि आप लोग को छूटना नहीं चाहिए। अब आप अपने दोस्तों से आगे बढ़िए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फायदे हो, है ना। सोच पा रहे कि नहीं पा रहे। और मुझे आशा है, विश्वास है कि आप सभी जो है कि बहुत इंजॉय किए होंगे आज का लेक्चर को और आप लोगों को समझ भी आया होगा। तो अगर समझ आया होगा, अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच एकदम आग की तरह फैला दीजिए, पूरे प्लेलिस्ट को दे दीजिए, है ना। जो भी कॉलेज ग्रुप है, जो भी कॉलेज ग्रुप आप लोगों को चलता है उसमें आप लोग दे दीजिए ताकि उन लोग को भी बेनिफिट हो सके, है ना। उन लोग को भी हर एक चीज़ समझ में आए, हर एक बारीकी समझ में आए, ठीक है। क्योंकि एसिम्प्टोट्स में बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, ये मैं देखा हूँ, अक्सर देखा हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे। आप लोगों को सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि अंत तक आप लोग बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दिल के गहराई से आप सभी का आभार, अभिनंदन और वंदन। धन्यवाद।